Welcome to SAM Physics. Next topic is dielectric. Dielectrics are the insulating materials which transmit electric effect without conducting. Dielectric substances कौन से होते हैं? Dielectric material कौन से होते हैं? एक तरह का इंसुलेटर ही होता है, बट ये अपने इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करना स्टार्ट कर देते हैं अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। करके दिखाएंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करना स्टार्ट कर देते हैं, बट इंसुलेटर तो वो भी नहीं करते ना। तो इंसुलेटर और इसमें बस ये डिफरेंस है। तो इंसुलेटिंग नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स होते हैं विच ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक इफेक्ट विदाउट कंडक्टिंग। कैसे बने होते हैं अब ये देखिएगा। दो तरह के डाइलेक्ट्रिक होते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? वही पोलर मॉलिक्यूल्स जिसके अंदर परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होता है इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट मीन्स HCl है, जैसे CO है, दैट मीन्स नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में गैप होता है। डाइपोल्स बनवाए थे, डाइपोल टॉपिक जब हमने किया था, डाइपोल बनवाए थे, HCl का डाइपोल बनवाया था। दैट इज द पोलर मॉलिक्यूल। जो डाइपोल बनाते हैं, जिनका डाइपोल मूवमेंट होता है, वो क्या होते हैं? पोलर मॉलिक्यूल, जिसके सेंटर ऑफ पॉजिटिव और सेंटर ऑफ नेगेटिव के बीच में गैप होता है। दैट इज पोलर मॉलिक्यूल। तो ये पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, सारे एग्जांपल्स हैं जिसका परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होता है। इनको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एलिप्टिकल शेप से करते हैं। ये है एलिप्टिकल शेप। एक साइड निगेटिव होता है, एक साइड पॉजिटिव होता है, और बीच में क्या होता है? गैप होता है। बीच में क्या होता है? गैप होता है। इसलिए इसको एलिप्टिकल शेप से रिप्रेजेंट करते हैं। ये है एक मॉलिक्यूल और इसका डाइपोल मूवमेंट हो गया निगेटिव टू पॉजिटिव, तो इसका डाइपोल मूवमेंट है। जो सब्सटेंसेस, जो मटेरियल इन मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, उनको हम बोलते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। तो जो सब्सटेंसेस इनसे मिलकर बने हैं पोलर मॉलिक्यूल से, तो उनको हम बोलेंगे पोलर डाइलेक्ट्रिक। क्या इनका भी परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होता है? नहीं। पोलर डाइलेक्ट्रिक हैज नेट डाइपोल मूवमेंट इज 0 इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई किया हमने कोई बाहर से, तब 0 होता है। देखिए जी कैसे, जैसे ये नेगेटिव टू पॉजिटिव है, इसका डाइपोल मूवमेंट ऐसे हो गया। ये नेगेटिव टू पॉजिटिव है, इसका डाइपोल मूवमेंट ऐसे हो गया। इसका इस साइड, इसका इस साइड, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसल आउट कर देंगे। ऐसे बहुत सारे होते हैं और रैंडमली होते हैं। जब ये रैंडमली इधर उधर हो रहे हैं तो एक दूसरे के कोई ना कोई अपोजिट होता ही होता है। क्लियर? जैसे ये देखिए, नेगेटिव टू पॉजिटिव डाइपोल मूवमेंट होता है, इस साइड है। अगर ये पॉजिटिव इधर है और नेगेटिव इधर है, तो ये इसके क्या हो गया? अपोजिट हो गया। तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसल आउट। अब रैंडमली होते हैं तो कोई ना कोई एक दूसरे के अपोजिट जरूर होगा। अगर अपोजिट जरूर होगा तो कैंसल आउट करते रहेंगे। तो नेट जो डाइपोल मूवमेंट क्या होगा? 0 होगा। बट मैं एक मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहा, एक मॉलिक्यूल का तो है, बट सब्सटेंस का नहीं है, डाइलेक्ट्रिक का नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों करके रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? जिनका each molecule has 0 dipole moment, मीन्स उसके सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज के बीच में गैप नहीं होता। जिस टाइम डाइपोल करवाए गए थे वो टॉपिक समझ में आया हुआ था, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसको हम स्फीयर से डिनोट करते हैं, स्फीयर से, नेगेटिव पॉजिटिव। दैट मीन्स इसके बीच में कोई गैप नहीं है, एक दूसरे के ऊपर है, बट एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल ही रिप्रेजेंट करते हैं तो पता नहीं लगेगा। इसलिए रिप्रेजेंट तो अलग अलग किया है, बट गैप नहीं है। एग्जाम्पल H2N2O2। जो सब्सटेंसेस इन मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं उनको हम बोलते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, ओके। ये है पोलर डाइलेक्ट्रिक का नेट डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? 0 होता है इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
और पोलर मॉलिक्यूल का जो एक मॉलिक्यूल की बात करें तो उसका डाइपोल मोमेंट होता है, जो इनसे मिलकर बने होते हैं, दैट इज अ पोलर डाइलेक्ट्रिक। पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। पोलराइजेशन क्या होती है, देखिए ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है हमारे पास, और डाइलेक्ट्रिक स्लैब जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई किया होता तो आपको बताया था कोई कैसे होता है मॉलिक्यूल, कोई कैसे होता है और कोई कैसे होता है, सबकी रैंडमली होते हैं, सब रैंडमली होते हैं। लेकिन जैसे हम इसके अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, ये प्लस ये माइनस, ई नॉट मीन्स ओरिजिनल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने अप्लाई किया है। अब क्या होता है, जैसे ही हम अप्लाई करते हैं तो ये मॉलिक्यूल है, जैसे निगेटिव पॉजिटिव की साइड अट्रैक्ट होता है, पॉजिटिव निगेटिव की साइड, ये मॉलिक्यूल ऐसे हो जाता है, ये मॉलिक्यूल ऐसे हो जाता है, ये वाला मॉलिक्यूल ऐसे हो जाता है, ये वाला मॉलिक्यूल ऐसे हो जाता है, मींस निगेटिव इस साइड आ जाएगा, पॉजिटिव उस साइड चला जाएगा। तो देखो निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव ऐसे सेट हो जाते हैं, क्लियर। अब क्या होता है, जब सारे सेट हो जाते हैं ऐसे, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रलाइज कर देंगे, ये पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रलाइज कर देंगे, ये पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, ऐसे ये सारा न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो रहेगा क्या इसके अंदर, ये निगेटिव रह जाएगा और ये पॉजिटिव रह जाएगा, इस साइड क्या रह गया, निगेटिव रह गया, और ये क्या रह गया, पॉजिटिव रह गया। तो देखिए इसके अंदर हमारे पास जब नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की बात करें तो कितना है, 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई किया हुआ, लिखा भी था इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं तो नेट डाइपोल मोमेंट क्रिएट होगा कि नहीं होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, सारे नेगेटिव इस साइड हो गए, पॉजिटिव इस साइड हो गए, तो क्रिएट हो गया कि नहीं हो गया, यस। डाइपोल मोमेंट को एक डायरेक्शन में क्रिएट कर देना, दैट प्रोसेस इज पोलराइजेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मीनिंग ये होता है कि किसी चीज को एक डायरेक्शन में सेट कर देना, और वो क्या है, यहाँ पे हमने क्या सेट किया है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। दैट मीन्स डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर नेट डाइलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितना था, पहले 0 था, डाइपोल मोमेंट को क्रिएट कर देना, दैट इज कॉल्ड पोलराइजेशन। इट इज द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग, हमने इसको कहीं टच किया नहीं, अपने आप इंड्यूस हो या विदाउट टचिंग, तो इसलिए उसको वर्ड यूज किया गया है इंड्यूसिंग, नॉट प्रोड्यूसिंग। इंड्यूसिंग इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, ये दोनों इक्वल आएंगे और अपोजिट आएंगे, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस ऑन द टू फेसेस, ऑन द टू फेसेस, फेसेस पे ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक के टू फेसेस में इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का इंड्यूस हो जाना ऑन द अप्लाई एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, दैट प्रोसेस इज पोलराइजेशन। दैट मीन्स नेगेटिव पॉजिटिव आ जाना अलग अलग फेसेस पे, दैट मीन्स डाइपोल मोमेंट का एक डायरेक्शन में सेटअप हो जाना, दैट इज पोलराइजेशन। इस प्रोसेस को बोला जाता है पोलराइजेशन, क्लियर। नाउ यहां पे देखिए चार्ज क्यू है, ये चार्ज कितना क्रिएट हो गया, क्यू पी, चार्ज ड्यू टू पोलराइजेशन, चार्ज ड्यू टू पोलराइजेशन। देखिए कंडक्टर होता तो कंडक्टर के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस होते हैं, तो इसलिए जितना चार्ज आप इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई करते हो उतना ही क्रिएट भी हो जाता है, उतना ही नेगेटिव चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव आ जाता है, जिसके कारण अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड और पॉजिटिव टू नेगेटिव एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन जो क्रिएट हो गया, तो वो क्या हो जाता था, कंडक्टर के अंदर बात कर रहा हूं, कंडक्टर के अंदर 0 हो जाता था, क्यों, करके ये वाला जो अप्लाई किया है पॉजिटिव टू नेगेटिव ई नॉट, और जो ये, वो दोनों आपस में क्या होते थे, इक्वल होते थे, जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग कर लो उतने ही चार्जेस आ जाएंगे, क्योंकि उसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस होते थे। बट डाइलेक्ट्रिक
डाइलेक्ट्रिक तो एक बताया इंसुलेटिव मटेरियल है जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पे थोड़ा इफेक्ट शो करते हैं। तो दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि कंडक्टर बन जाते हैं, नहीं। तो दैट मीन्स इतने चार्जेस नहीं आते हैं। तभी देखिए हमने कम शो किए, यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम। तो इतने चार्जेस नहीं आते हैं। ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है जितना हमने अप्लाई किया है। दैट मीन्स अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बचा, अप्लाई किया हुआ इस डायरेक्शन में है, पोलराइजेशन के कारण इस डायरेक्शन में है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स कितना बचा, ई नॉट माइनस ए बी, ई नॉट माइनस ए बी कितना रह गया, ई नॉट माइनस ए पी, क्योंकि ए पी ने इसे अपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट कर लिया, ई नॉट अप्लाई किया हुआ था, तो नेट कितना बचा, ई। दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो कॉल्ड द रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फर्स्ट पॉइंट यही है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई पी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रह गया इसके अंदर, ई नॉट माइनस ए पी, जब हमने क्या रख दिया, एक मीडियम रख दिया। अगर मीडियम ना होता तो वैक्यूम के अंदर सिर्फ प्लेट्स हैं, तो सिर्फ वैक्यूम के अंदर कितना है, ई नॉट। एक मीडियम रख दिया तो मीडियम के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ई है, ई नॉट माइनस ए पी। क्लियर। तो इस स्लैब का हमने ए एरिया लिया हुआ है, डिस्टेंस डी लिया हुआ है, ओके। ये चार्ज क्यू अप्लाई किए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, और ये कितना बन गया, चार्ज ड्यू टू पोलराइजेशन। इसके ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, इसके ऊपर कितनी होगी, ये जो चार्जेस क्रिएट होगी इसकी भी सरफेस चार्ज डेंसिटी तो होगी, क्योंकि सरफेस के ऊपर चार्जेस आ गए हैं, तो इसको क्या कहेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी ड्यू टू द पोलराइजेशन। ये क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी ड्यू टू पोलराइजेशन। क्लियर। ओके, नाउ फर्स्ट पॉइंट हो गया जी अपना। नेक्स्ट पॉइंट आता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और या फिर एक ही बात थी, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ओके, डाइलेक्ट्रिक मीडियम की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन करवाई थी हमने, क्या थी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्या था, फोर्स इन वैक्यूम टू द फोर्स इन मीडियम, यही था, फोर्स इन वैक्यूम टू द फोर्स इन मीडियम। और किसके इक्वल आया था, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम। तभी इसको क्या नाम दिया था, रिलेटिव परमिटिविटी। ये इसकी कैलकुलेशन करने के बाद आया था, सेकंड और थर्ड वीडियो के अंदर हमने बताया हुआ है इस चैप्टर की। तो दो परमिटिविटी का रिलेशन था, रिलेटिव परमिटिविटी नाम दिया था। डेफिनेशन क्या थी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, डाई मींस टू, दो इलेक्ट्रिक फोर्सेस का रिलेशन, फोर्स इन वैक्यूम टू द फोर्स इन मीडियम। ओके, यस। आपको पता है फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये क्या आएगा वैक्यूम के अंदर, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम टू द चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मीडियम। तो क्यू से क्यू कट जाएगा, क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम। ये भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की एक डेफिनेशन होती है, ये भी एक नया फॉर्मूला है, ये आपने किया हुआ है दोनों। ये एक और बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में, ये फोर्स की फॉर्म में, ये परमिटिविटी की फॉर्म में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में, अभी एक कैपेसिटेंस की फॉर्म में बनेगा आगे जाके, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में आ गया। दैट मीन्स, तो के से डिनोट करते थे इसको हम, क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द वैक्यूम। वैक्यूम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगर ये मीडियम नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई नॉट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द मीडियम। मीडियम का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, ई, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मीडियम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द वैक्यूम टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द मीडियम। वैक्यूम के अंदर कितना है, ई नॉट, अगर ये स्लैब नहीं है जो हमने अप्लाई किया है, और डाइलेक्ट्रिक स्लैब मीडियम के आने से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई। ओके, तो ई नॉट बाय में क्या आ गया, ई नॉट माइनस ई पी। क्लियर। तो ये क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एयर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड
ऑफ मीडियम। क्लियर? तो ये सेकंड फॉर्मूला आ गया हमारे पास, सेकंड पॉइंट आ गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। फर्स्ट पॉइंट समझ में, सेकंड पॉइंट आ गया समझ में। अब चलते हैं हम थर्ड पॉइंट की तरफ, पोलराइजेशन डेंसिटी। डेंसिटी वर्ड आ गया, तो पोलराइजेशन डेंसिटी क्या होगा, उस मटेरियल के अंदर जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखा है कितनी पोलराइजेशन हुई उस वॉल्यूम के अंदर, दैट मीन्स पोलराइजेशन बाय में वॉल्यूम। डेंसिटी का मतलब होता है उसे यूनिट वॉल्यूम में आगे वर्ड लगा है पोलराइजेशन, तो कितनी पोलराइज हुआ वो मीडियम। अब ये मीडियम पोलराइज कितना हुआ यूनिट वॉल्यूम के अंदर, थोड़ी सोचने वाली बात है। पोलराइजेशन वर्ड का मीनिंग क्या बताया हुआ है कि डायपोल मोमेंट का क्रिएट हो जाना, दैट मीन्स डायपोल मोमेंट क्रिएटेड पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, तो पोलराइजेशन डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बन गया, डायपोल मोमेंट क्रिएटेड पर यूनिट वॉल्यूम। तो डायपोल मोमेंट क्रिएटेड पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, यहां पे देखिए, इसको P से डिनोट करते हैं इसको। तो डायपोल मोमेंट कितना क्रिएट हो गया, डायपोल मोमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। चार्ज कितना है, ये रहा QP, और डिस्टेंस कितना है, यहां से लेकर यहां तक कितना लिया हुआ है, यहां से लेकर यहां तक कितना लिया हुआ है, D। तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, D है, और चार्ज कितना है, QP है। तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। नाउ वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कितना है, एरिया इंटू लेंथ, एरिया A लेंथ D। तो एरिया इंटू लेंथ, D से D कट गया, QP बाय में A, QP बाय में A। नाउ चार्ज बाय में एरिया क्या होता है, चार्ज बाय में एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी। चार्ज कौन सा है, ड्यू टू द पोलराइजेशन। तो सिग्मा P किसके इक्वल होगा, QP बाय में इसका एरिया A, एरिया कितना लिया हुआ है A, तो सिग्मा P किसके इक्वल होगा, QP बाय में, तो QP बाय A किसके इक्वल हो गया, सिग्मा P के, किसके इक्वल हो गया, सिग्मा P के। दैट मीन्स हम ये भी कह सकते हैं पोलराइजेशन डेंसिटी इज आल्सो इक्वल टू द surface charge density due to polarization. Polarization density is equal to the surface charge density due to the polarization. तो 3 points, electric field, dielectric constant and polarization density. Point is electrical susceptibility. Electrical susceptibility क्या होता है, susceptibility कंपैरिजन होता है किस चीजों का कि कौन ज्यादा ससेप्टिबल है। मींस ससेप्टिबल मींस देखिए, जैसे मैंने एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ये रखा, तो ये 60% पोलराइज्ड हो गया, 60% पोलराइज्ड हो गया। उसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैंने ये मटेरियल रखा, ये एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा, दूसरा कोई यानी, ठीक, वो 70% पोलराइज्ड हो गया, कितना, 70%। तो दोनों में से ससेप्टिबल कौन सा ज्यादा हुआ, ये, क्योंकि सेम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से ये ज्यादा पोलराइज हो रहा है। तो दैट मींस दिस सब्सटेंस इज, दिस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज मोर ससेप्टिबल देन दिस। क्लियर? नाउ हम लिखते हैं P इज प्रोपोर्शनल टू, पोलराइजेशन डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू E, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मीडियम मीन्स रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे, थोड़ा देखिए इसको ध्यान से, नहीं तो बाद में पता नहीं लगेगा। जैसे हमने 100 अप्लाई किया, E0, जैसे हमने 100 अप्लाई किया, ओके, 100 अप्लाई किया और 60 पोलराइज हो गया, 60 पोलराइज हो गया, 60 पोलराइज हो गया, तो EP कितना हो गया, 60। तो पीछे कितना बचा, E कितना बचा, 40। दिस माइनस दिस इज E 40। ओके, अगर हमने 200 अप्लाई किया, अब ये ज्यादा पोलराइज हो जाएगा, 120 पोलराइज हो गया,
160 है, 200 से 120 हो जाएगा, तो 200 माइनस 120 80। क्लियर? तो यहां पे पोलराइजेशन बढ़ी, इस केस में पोलराइजेशन बढ़ी, और ई देखो 40 से क्या हो गया 80, ई बढ़ा, पोलराइजेशन भी बढ़ी, पोलराइजेशन भी बढ़ी, तो पोलराइजेशन भी बढ़ रही है, ई भी बढ़ रहा है, तो पोलराइजेशन इज प्रोपोर्शनल टू ई। प्रोपोर्शनैलिटी को हटाकर हम क्या लगाते हैं, एक कांस्टेंट लगाते हैं, दैट कांस्टेंट इज द इलेक्ट्रिकल ससेप्टेबिलिटी, साई। अलग अलग प्रोनाउंस करते हैं कुछ टीचर, जाई, काई, साई, मीन्स आपको कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी, आपने कुछ भी आप प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो मैं साई इंटू ए। अब ये जो ससेप्टेबिलिटी है, आपको पता है कि मैंने बताया कि ये दो चीजों का कंपैरिजन है, जैसे कि कौन सा सब्सटेंस मोर ससेप्टेबल है। तो जब कोई चीज कंपैरिजन करती है तो उसके यूनिट नहीं होते। जैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पे क्या कर रही है, कंपेयर कर रही है, दो फोर्सेस का कंपेयर कर रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट बाय इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कोई यूनिट नहीं है। तो जो चीज कंपैरिजन करती है उसके कोई यूनिट नहीं होते। बट जब हम ससेप्टेबिलिटी इज इक्वल टू पी बाय ई रखते हैं, ससेप्टेबिलिटी इज इक्वल टू पी बाय ई रखते हैं, तो उसके यूनिट आते हैं। बट ससेप्टेबिलिटी इज अ कंपैरिजन टर्म, बट इट हैज नो यूनिट, इसके तो कोई यूनिट है ही नहीं। इसको यूनिटलेस बनाने के लिए और डिमेंशनलेस बनाने के लिए हम एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, बस इसका यही मकसद है। एक फैक्टर से मल्टीप्लाई किया गया है एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्यों मल्टीप्लाई किया गया है? टू कीप द इलेक्ट्रिकल ससेप्टेबिलिटी डिमेंशनलेस, सिर्फ ससेप्टेबिलिटी को डिमेंशनलेस और यूनिटलेस बनाने के लिए। तो ससेप्टेबिलिटी किसके इक्वल आ गया, P बाय में एप्सिलॉन नॉट E, इसके इक्वल आ गया। तो ससेप्टेबिलिटी किसके इक्वल आ गया, P बाय में एप्सिलॉन नॉट E। तो इसकी डेफिनेशन क्या बन गई, इट इज द रेशियो ऑफ पोलराइजेशन टू द 1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, सॉरी टू द एप्सिलॉन टाइम्स द रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो साई किसके इक्वल आ गया, इट इज द रेशियो ऑफ पोलराइजेशन टू द एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द इलेक्ट्रिक फील्ड, रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द मीडियम, एक ही बात है, कुछ भी आप मेंशन कर सकते हैं। तो ये 4 टर्म्स हमारे पास आ गई हैं। फर्स्ट E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई पी, सेकेंड आ गया हमारे पास, थर्ड क्या आ गया, पोलराइजेशन डेंसिटी इज इक्वल टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी, और नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, P इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट साई E। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक, रिलेशन बिटवीन K and susceptibility. K is dielectric constant and psi is susceptibility. इन दोनों के बीच में हमने रिलेशन निकालना है, और ये 4 इक्वेशन हमारे सामने हैं। इन चारों इक्वेशन का यूज करके बस हमने क्या निकाल लेना है, इनका रिलेशन निकाल लेना है। देखिए बड़े ध्यान से, फर्स्ट इक्वेशन को देखिए, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई पी। क्लियर? थोड़ा सोचोगे तो ऐसे 2 स्टेप्स के अंदर ही हो जाएगा। देखो कैसे, अगर मैं पूरी इक्वेशन को E से डिवाइड कर दूं, तो यहाँ पे E नॉट बाई ई आएगा। E नॉट बाई ई किसके इक्वल आएगा, K के। तो हमारे पास K सिर्फ एक स्टेप में आ जाता है। K कैसे आ जाता है, एक स्टेप में आ जाता है। मेन हमें लेके क्या आना है, ससेप्टेबिलिटी लेके आना है। ससेप्टेबिलिटी P से आ सकता है, ससेप्टेबिलिटी किससे आ सकता है, P से, और P किससे आ सकता है, सिग्मा P से, और P किससे आ सकता है, सिग्मा P से, और सिग्मा P किससे आ सकता है, हमने एक रिजल्ट किया हुआ है, ये डाइलेक्ट्रिक वही है। इस साइड क्या आगे थे, नेगेटिव आगे थे, और इस साइड क्या आगे थे, पॉजिटिव आगे थे। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना था वो क्या था, EP था। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा P थी। क्लियर? तो EP किसके इक्वल होता है, EP
हमने किया था ना, दो शीट्स हैं, अपोजिट चार्जेस किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एंड आउटसाइड द प्लेट्स इज 0। ये हमने गॉस के अंदर किया था, पैरेलल शीट्स ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट ऑफ चार्जेस के अंदर हमने किया था उसको। अब बाद हमने इसको कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर भी यूज किया और यहाँ पे भी यूज हो रहा है। तो ईपी किसके इक्वल आएगा, सिग्मा पी बाय में एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट इज, शीट इज सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन नॉट एंड आउटसाइड द शीट इज 0। आप कहोगे ये तो डाइलेक्ट्रिक है, नहीं, इसको आप दो फेसिस पे आए ना, सिर्फ बीच में तो सारा न्यूट्रलाइज हो गया, तो दो ये फेसिस बन गए, ये शीट बन गई, एक ये शीट बन गई। ओके ना, अब ईपी से आ जाएगा सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा पी से क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा, और पी से क्या आ जाएगा, सेप्टिबिलिटी आ जाएगा। हमारा रिलेशन तो हो गया, ठीक है, सेप्टिबिलिटी भी आ गया, और के सिर्फ ई से डिवाइड करने से ही आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ईपी किसके इक्वल होगा, सिग्मा पी बाय में एप्सिलॉन नॉट। ओके, और सिग्मा पी किसके इक्वल है, सिग्मा पी किसके इक्वल है, पी के, और पी किसके इक्वल है, एप्सिलॉन नॉट साई ई के, एप्सिलॉन नॉट साई ई। ओके, नाउ एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया, पूरी इक्वेशन को ई से डिवाइड कर दीजिए, पूरी इक्वेशन को ई से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडेड बाय ई, ई बाय ई 1, ई नॉट बाय ई, ई से ई कट गया, 1 इज इक्वल टू के, ई नॉट बाय ई इज इक्वल टू के माइनस, तो के इज इक्वल टू 1 प्लस सार। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी एक ही बात थी, रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू 1 प्लस साई। ओके, तो आपको पता है इसको रिलेटिव परमिटिविटी को एप्सिलॉन आर से डिनोट करते हैं, तो ये भी आ सकता है, प्रूव कीजिए एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी। ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन, प्रूव कीजिए दिस। ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन कि प्रूव कीजिए k इज इक्वल टू 1 प्लस साई। कैसे मर्जी प्रूव कर सकते हैं हम, कैसे आ सकता है, बस थोड़ा सा इनको देख के सोचना है और हमारा कवर हो जाएगा। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द पोलराइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन एंड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। देखिए, कोई डाइलेक्ट्रिक है, अगर आप उसके अक्रॉस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हो, देखिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव आपने अप्लाई किया इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे नेगेटिव आने लगी, यहाँ पे पॉजिटिव आने लगी। अगर आप इसकी वैल्यू को बढ़ाते जाओगे तो यहाँ पे और नेगेटिव और पॉजिटिव, यहाँ पे और नेगेटिव और पॉजिटिव, और बढ़ा दो और बढ़ा दो, एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि इतना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा कि इसके अंदर चार्जेस चलना स्टार्ट हो जाएंगे। दैट मीन्स ये कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा। क्या करने लगेगा, इसके अंदर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा कि वो कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा कि उसके अंदर कोई चार्ज रखेंगे जब हम, तो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इतनी फोर्स लगनी स्टार्ट हो जाएगी कि वो चार्ज चलना स्टार्ट हो जाएंगे। जब फ्लो करना स्टार्ट हो जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, एक कंडक्टर बन जाएगा, एक कंडक्टर बन जाएगा। बस उससे पहले तक जहां तक वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को टॉलरेट कर सकता है, मींस डाइलेक्ट्रिक रहता है, कंडक्टर नहीं बनता, डाइलेक्ट्रिक रहता है, उस वैल्यू को, उस मैक्सिमम वैल्यू को, उस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी, दैट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कैन टॉलरेट। एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल उसको क्या कर सकता है, टॉलरेट। एक पोजीशन आएगी, इसको बढ़ाते जाएंगे, इसके अंदर खुद ही इलेक्ट्रिक फील्ड इतना बन जाएगा कि जो चार्ज होंगे उस पर क्या लगने लग जाएगी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स, क्योंकि फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके अंदर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा कि चार्जेस पर फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगी और चार्जेस चलना स्टार्ट हो जाएंगे, एंड इट्स इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, चार्जेस चलना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, तो एक कंडक्टर की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर जाएगा। वो मैक्सिमम वैल्यू जहां तक वो डाइलेक्ट्रिक ही बना रहता है कि टॉलरेट कर सकता है,
कंडक्टर में कन्वर्ट नहीं होता, डाइलेक्ट्रिक बना रहता है, टॉलरेट कर सकता है, उस मैक्सिमम वैल्यू को हम बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो करके इस डाइलेक्ट्रिक की डाइलेक्ट्रिक बने रहने की स्ट्रेंथ क्या है कि जितनी वैल्यू को ये टॉलरेट कर सके। और उसके बाद ये अपने कन्वर्जन करके कंडक्टर बन गया तो डाइलेक्ट्रिक तो नहीं रहा ना फिर। तो डाइलेक्ट्रिक बने रहने के लिए जितना ये टॉलरेट कर सकता है उस मैक्सिमम वैल्यू को इसकी क्या बोलेंगे, स्ट्रेंथ बोलेंगे, कि इससे मैं इतना सहन कर सकता हूं, इतने में मैं डाइलेक्ट्रिक बना रहूंगा, दैट इज द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ।